प्यारे बच्चों, आज क्लास 11th का एग्ज़ाम में भूगोल विषय का परीक्षा हो गया है। उसी का आंसर आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। अपने चैनल इकोनॉमिक्स प्लस पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। वीडियो बहुत सारे बच्चे देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो उनसे आग्रह है कि चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इसी तरह की वीडियो मैं लाता रहता हूँ। साथ ही घंटी के आइकन को दबा लीजिएगा तो जब भी मैं वीडियो डालूंगा सबसे पहले आपको पता चल जाएगा। साथ ही भूगोल के बच्चों तक ये वीडियो जरूर शेयर करें। तो चलिए हम लोग आज कुछ नया सीखते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, खाद्य श्रृंखला क्या है। तो खाद्य श्रृंखला जो है वनस्पति स्रोत से जीवों की एक श्रृंखला में भोजन के हस्तांतरण की प्रक्रिया को खाद्य श्रृंखला कहते हैं। जैसे उत्पादक से हो जाएगा शाकाहारी, शाकाहारी से मांसाहारी। किसी भी पारिस्थितिक तंत्र के समस्त जीव भोजन के लिए परस्पर एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। तो आप खाद्य श्रृंखला को यहाँ से यहाँ तक भी लिख सकते हैं, कहते हैं तक तो चलेगा। दूसरा क्वेश्चन है, उन देशों के नाम बताइए जो भारत से बड़े हैं। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत से बड़े देश हैं रूस, कनाडा, अमेरिका, चीन, ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया, जो क्षेत्रफल से भारत से बड़े हैं। लू को परिभाषित करें। तो उत्तरी भारत में गर्मियों में उत्तर पूर्व तथा पश्चिम से पूर्व दिशा में चलने वाली प्रचंड उष्ण तथा शुष्क हवाओं को लू कहते हैं। चौथा है, मृदा क्या है। तो मृदा भूमि की वह ऊपरी परत है जिसका निर्माण मूल रूप से चट्टानों के विखंडित होने, उनमें वनस्पति व जीवों के सड़ने, गलने तथा जलवायु की क्रिया से निर्मित अम्लीय पदार्थों से लाखों वर्षों की प्रक्रिया के बाद मृदा का रूप लेती है। दूसरा है हमारा 5वां नंबर क्वेश्चन है, हम पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहते हैं। तो पृथ्वी की 2/3 सतह पानी से ढकी हुई है, इसलिए इसे नीला ग्रह कहा जाता है। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग की ही दिखाई पड़ती है। अगला क्वेश्चन है 6ठा, पारितंत्र क्या है। तो एकम आत्मनिर्भर कार्यकारी इकाई जिसमें जैविक तथा अजैविक कारक सम्मिलित होते हैं पारितंत्र कहलाती है। सभी पारितंत्र एक दूसरे से जुड़े तथा संबंधित होते हैं। इस प्रकार जीवमंडल सभी पारिस्थितिक तंत्र का एक बड़ा जाल होता है। 7वां है, गंगा नदी की 2 सहायक नदियों के नाम लिखे। तो यमुना है, रामगंगा है, सरयू है, गंडक है, कोसी, महानदी और सोन गंगा की महत्वपूर्ण सहायक नदियां हैं। अब खंड ख से है सेक्शन बी से 8वां क्वेश्चन, प्रायद्वीपीय नदी तंत्र के की किन्हीं 3 विशेषताओं का उल्लेख करें। तो पहला है इसका विशेषता, प्रायद्वीपीय भारत की नदियां बहुत प्राचीन है। प्रायद्वीपीय भारत की नदियां अपने प्रौढ़ावस्था में है। इसका तात्पर्य यह है कि प्रायद्वीपीय भारत की नदियां अपनी घाटी को गहरा करने का काम लगभग समाप्त कर चुकी है और आधार तल को प्राप्त कर चुकी है। किसी भी नदी का आधार तल समुद्र तल होता है। दूसरा इसका विशेषता है, प्रायद्वीपीय भारत की नदियां कठोर पठारीय संरचना द्वारा नियंत्रित होने के कारण विसर्पण नहीं कर पाती है। प्रायद्वीपीय भारत की नदियों का मार्ग लगभग निश्चित होता है, अर्थात उद्गम से लेकर मुहाने तक अपनी घाटी में ही प्रवाहित होती है। प्रायद्वीपीय भारत की नदियां अपने उद्गम से लेकर मुहाने तक कठोर चट्टानों पर प्रवाहित होती है। तीसरा इसका विशेषता है, प्रायद्वीपीय भारत के पठार की नदियाँ छोटी है क्योंकि उनका उद्गम मुहाने से ज़्यादा दूर नहीं है। प्रायद्वीपीय भारत से निकलने वाली दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी नदी है जिसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है। 9वां नंबर क्वेश्चन है, हिमालय पर्वत की 3 विशेषताएं क्या है। तो इसका पहला विशेषता है बच्चों, भारतीय जलवायु पर प्रभाव। तो भारत के तापमान और वर्षा के वितरण में हिमालय पर्वत का विशेष महत्व है। हिमालय पर्वत एक अवरोधक का कार्य करता है। यह अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से आने वाली ग्रीष्म मानसून पवनों को रोक देता है, जिससे भारतवर्ष में भारी वर्षा होती है। इसके अतिरिक्त यह साइबेरिया से आने वाली अति शीतोष्ण पवनों को रोक देता है। इस प्रकार हिमालय पर्वत उत्तर भारत में घनी जनसंख्या वाले प्रदेशों की सुरक्षा करती है। जलवायु विज्ञान के विशेषज्ञों के अनुसार हिमालय पश्चिम से पूर्व की ओर चलने वाली जेट स्ट्रीम पवनों को शीत ऋतु में 2 भागों में विभक्त कर देता है। इसका भारत में ग्रीष्म मानसून के आगमन एवं उसकी सफलता में विशेष महत्व है। दूसरा है, सदा नीरा नदियों का स्रोत। तो हिमालय पर्वत से बहुत सी नदियां निकलती है। मुख्य रूप से इन नदियों का जल स्रोत हिमालय पर्वत के हिमनद, झरने व झीलें हैं। ये सभी सदा नीरा नदियां हैं। इनमें वर्ष भर पानी भरा रहता है। इन नदियों से भारत की घनी आबादी का
जीवकोपार्जन होता है। तीसरा इसका विशेषता है प्रतिरक्षा। तो भारतीय इतिहास में भारत की उत्तरी सीमा से कभी कोई आक्रमण नहीं हुआ है, अतः हिमालय पर्वत का प्रतिरक्षा की दृष्टि से विशेष महत्व है। वर्तमान में भारत में चीन, तिब्बत, नेपाल तथा भूटान की सीमाओं तक सुगम और उच्च कोटि के मार्ग बनाए गए हैं। 10वां नंबर क्वेश्चन है उत्तरी मैदान की विशेषता क्या है। तो पहला विशेषता है उत्तरी मैदान भारत की सर्वाधिक नवीन भू आकृति विशेषता है। ये 3 नदियां सिंधु, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र द्वारा लाए गए जड़ोड़ निक्षेपों से निर्मित हुए हैं। तीसरा है यह उत्तरी मैदानों को विश्व का सर्वाधिक बृहद जड़ोड़ भूभाग मानता है। चौथा है ये मैदान पूर्व से पश्चिम तक लगभग 3200 किलोमीटर क्षेत्र तक विस्तृत है। पांचवा है इन मैदानों की औसत चौड़ाई 150 से 300 किलोमीटर के मध्य होती है। जड़ोड़ निक्षेपों की अधिकतम गहराई 1000 से 2000 मीटर के मध्य होती है। 11 नंबर क्वेश्चन है उत्पादक और उपभोक्ता में अंतर स्पष्ट करें। तो उत्पादक ऐसे जीव जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से अपना भोजन बनाते हैं उन्हें उत्पादक कहते हैं। दूसरा हरे पौधे उत्पादक जीव कहलाते हैं। उपभोक्ता तो ऐसे जीव जो अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर करते हैं उपभोक्ता कहते हैं। दूसरा इसका है सारे जंतु उपभोक्ता कहलाते हैं। 12वां नंबर क्वेश्चन है भारतीय जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक क्या है। तो भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक निम्नलिखित है। पहला स्थिति एवं अक्षांशीय विस्तार। भारत मोटे तौर पर उत्तर से 30 उत्तर अक्षांशों के मध्य स्थित है। कर्क वृत्त देश के मध्य से होकर जाता है। विषुवत वृत्त के पास होने के कारण दक्षिणी भागों में वर्ष भर उच्च तापमान पाए जाते हैं। दूसरी ओर उत्तरी भाग गर्म शीतोष्ण पेटी से स्थित है, अतः यहाँ खासकर शीतकाल में निम्न तापमान पाए जाते हैं। ख है समुद्र से दूरी। तथा प्रायद्वीपीय भारत अरब सागर, हिंद महासागर तथा बंगाल की खाड़ी से घिरा हुआ है, अतः भारत के तटीय प्रदेशों की जलवायु सम या अनुसमुद्री है। इसके विपरीत जो प्रदेश देश के आंतरिक भागों में स्थित है वे समुद्री प्रभाव से अछूते हैं। फलस्वरूप उन प्रदेशों की जलवायु अति विषम या महाद्वीपीय है। तीसरा है उत्तर पर्वतीय श्रेणियाँ। तो हिमालय व उसके साथ की श्रेणियाँ जो उत्तर पश्चिम में कश्मीर से लेकर उत्तर पूर्व में अरुणाचल प्रदेश तक फैली हुई है भारत को शेष एशिया से अलग करती है। ये श्रेणियाँ शीतकाल में मध्य एशिया से आने वाली अत्यधिक ठंडी व शुष्क पवनों से भारत की रक्षा करती, साथ ही वर्षादायिनी दक्षिणी पश्चिमी मानसून पवनों के सामने एक प्रभावी अवरोध बनाती है ताकि वे भारत की उत्तरी सीमाओं को पार न कर सके। इस प्रकार ये श्रेणियाँ भारतीय उपमहाद्वीप तथा मध्य एशिया के बीच एक जलवायु विभाजक का कार्य करती है। घ है स्थलाकृति। तो देश के विभिन्न भागों में स्थलाकृति लक्षण वहाँ के तापमान, वायुमंडलीय दाब, पवनों की दिशा तथा वर्षा की मात्रा को प्रभावित करते हैं। पिछले पाठ में दिए गए स्थलाकृति लक्षणों को दिखाने वाले मानचित्र का अध्ययन कीजिए तथा स्थलाकृति, तापमान, पवनों की दिशा तथा क्यू की मात्रा में विद्यमान पारस्परिक संगठनों को इस पाठ में दिए गए जलवायु मानचित्र मदद से स्वयं ज्ञात कीजिए। तो बच्चों इसका यहाँ से यहीं तक ही लिखना है, मतलब मात्रा को प्रभावित करते हैं तक। 13 नंबर क्वेश्चन है पश्चिमी तटीय मैदान पर कोई डेल्टा क्यों नहीं है। तो भारत के पश्चिमी भागों में बहने वाली नदियों की ढाल काफ़ी तीव्र है, इसलिए ये नदियाँ अपने मुहाने पर अनेक भागों में न बहकर एक भाग में बहती है, अर्थात ये नदियाँ डेल्टा न बनाकर ज्वार नदमुख बनाती है, इसलिए पश्चिमी तटीय मैदान पर कोई भी डेल्टा नहीं है। 14 नंबर क्वेश्चन है महासागरों का मानव के लिए किन्हीं 3 महत्व का उल्लेख करें। तो पहला है महासागर परिवहन के लिए एक सस्ता और आसान विकल्प प्रदान करते हुए महाद्वीपों को जोड़ते हैं। दूसरा है महासागर मौसम और जलवायु को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वर्षा के अलावा वायुमंडल को अपनी अधिकांश गर्मी महासागरों से प्राप्त होती है। सूरज समुद्र के पानी को गर्म करता है और वे बादल में गर्मी को वायुमंडल में स्थानांतरित करते हैं, तब वातावरण दुनिया भर में गर्मी वितरित करता है। तीसरा है चूंकि समुद्र का पानी भूभागों की तुलना में अधिक धीरे धीरे गर्मी को अवशोषित और खो देता है, तापमान का वैश्विक संतुलन बना रहता है क्योंकि यह गर्मियों में गर्मी को अवशोषित करता है और इसे सर्दियों में छोड़ता है। वैश्विक तापमान के इस नियमन के बिना हमारी जलवायु मंगल की तरह बेहद ठंडा होगी। चौथा है महासागर हमारी जलवायु को संतुलित रखने का काम करता है।
ग्लोब की यात्रा करने वाली ठंडी और गर्म धाराएं विश्व के तापमान को प्रभावित करती है। पांचवा, तट पर चलने वाली हवाएं नमी से भरी होती है, इसलिए समुद्र के पास स्थित क्षेत्रों में बहुत अधिक वर्षा होती है, जबकि दूर स्थित स्थानों में आमतौर पर कम वर्षा होती है। छठा, महासागर तटीय क्षेत्रों के तापमान को भी नियंत्रित करते हैं। भूमि और समुद्री हवाएं समुद्र के पास के स्थानों के तापमान को काफ़ी मध्यम रखती है। अब खंड सी है आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 15 है, मृदा संरक्षण के कुछ उपाय बताएं। तो मिट्टी का कटाव मृदा अपरदन कहलाता है, अर्थात मिट्टी के ऊपरी परत का हटना या मिट्टी के उर्वरा शक्ति में कमी होने से मृदा अपरदन कहते हैं। वर्तमान समय में मिट्टी के ऊपरी परत के कटाव के साथ साथ मृदा प्रदूषण भी एक गंभीर समस्या बन गई, जिसका कुप्रभाव कृषि उत्पादन के साथ साथ पर्यावरण असंतुलन पर भी पड़ रहा है। मृदा अपरदन के रोकथाम के उपाय या कह सकते हैं मृदा संरक्षण के उपाय। तो इसके निम्नलिखित उपाय: पहला, पर्वतीय एवं पठारी क्षेत्र में सीढ़ीनुमा खेती। दूसरा, वृक्षारोपण। तीसरा है अतिचारण से बचाव। डी है समुच्चय जुताई। फिर 15 से 20% ढाल प्रवणता पर भूमि उपयोग नहीं करना। अगला है स्थानांतरित कृषि पर प्रतिबंध, सामाजिक वानिकी कार्यक्रम चलाना, मरुस्थलीय प्रदेशों में वृक्षों की रक्षा मेखला लगाकर, फिर कृषि अनुत्पादक भूमि पर चारागाह का निर्माण करके, भूमि उपयोग के समन्वित योजना बनाकर, मिश्रित कृषि एवं बहुफसलीय कृषि को बढ़ावा देकर, भारत सरकार के केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड के सलाह मानकर, फिर है आम नागरिकों को जागरूक बनाकर और समय समय पर मिट्टी की जांच कराकर। 16 क्वेश्चन है, जलीय चक्र के विभिन्न तत्व किस प्रकार अंतर संबंधित हैं। तो समुद्र का जल वाष्प बनकर बादल के रूप में परिणत होकर विभिन्न अवरोधों से टकराकर वर्षा कराता है और यह वर्षा का पानी नदी और नालों के माध्यम से समुद्र में चला जाता है और पुनः समुद्र का जल वाष्प बनकर वर्षा कराता है। इस तरह की क्रियाएं बार बार होती रहती है, इसे जलीय चक्र कहा जाता है। जलीय चक्र में एक तत्व दूसरे तत्व से अंतर संबंधित है। जल एक चक्र के रूप में महासागर से धरातल पर और धरातल से महासागर तक पहुंचता है। जलीय चक्र के तत्व वायु, जल, पृथ्वी तथा जीवन के लिए सबसे आवश्यक तत्व है। पृथ्वी पर जल का वितरण असमान है। जलीय चक्र जल के वितरण की असमानता को कम करता है, क्योंकि जल वाष्प वर्षा के रूप में परिणत होकर विभिन्न क्षेत्रों में जल वितरित करता है। इस तरह से जल चक्र महासागरों, वायुमंडल, भूपृष्ठ, अधस्थल और जीवों के बीच अंतर संबंध स्थापित करता है। 17 नंबर क्वेश्चन है, भारत के ग्रीष्म ऋतु की प्रमुख विशेषताओं को बताएं। तो ग्रीष्म ऋतु में धूल भरी गर्म और शुष्क हवाएं चलती है, जिसे लू कहते हैं। ये हवाएं दिन के समय उत्तर और उत्तर पश्चिम भारत में गतिशील रहती है। ये देर शाम तक गतिशील रहती है। इस हवा का मानव स्वास्थ्य पर घातक प्रभाव होता है। उत्तर भारत में मई के महीने में धूल भरी आंधियाँ चलती है। ये धूल भरी आंधियाँ तापमान घटाकर लोगों को राहत पहुंचाती है। आंधियों के बाद ठंडी हवा चलती है और कभी कभी हल्की वर्षा भी होती है। ग्रीष्म ऋतु के दौरान कभी कभी तेज हवाओं के साथ गरज वाली मूसलाधार वर्षा भी होती है। कभी कभी वर्षा के साथ ओलावृष्टि भी होती है। 18 नंबर क्वेश्चन है, हिंद महासागर में भारत की केंद्रीय स्थिति के लाभ की व्याख्या करें। तो हिंद महासागर में भारत की केंद्रीय स्थिति से इसे इस प्रकार लाभ हुआ है। पहला, भारत हिंद महासागर के मध्य में स्थित है, इसलिए यह यूरोप को पश्चिम और पूर्वी एशिया से जोड़ता है। दूसरा, हिंद महासागर में भारत की केंद्रीय स्थिति ने भारत को पश्चिमी तट से पश्चिमी एशिया, अफ्रीका और यूरोप के साथ और पूर्वी तट से दक्षिणी पूर्व और पूर्वी एशिया के साथ घनिष्ठ संबंध स्थापित करने में मदद की है। अगला है, यूरोप और पूर्वी एशिया के बीच समुद्री व्यापार भारत से होकर गुजरता है। अगला पॉइंट है, हिंद महासागर में किसी अन्य देश के पास भारत 7516.6 किलोमीटर जितना समुद्र तट नहीं है। अगला पॉइंट है, भारत की ऐसी रणनीति स्थिति के कारण और हिंद महासागर में कई छोटे देशों के लिए सुरक्षा प्रदाता है। और लास्ट क्वेश्चन है, पारिस्थितिक असंतुलन को रोकने के महत्वपूर्ण उपायों की चर्चा कीजिए। तो पारिस्थितिक असंतुलन के नियंत्रण के उपाय, प्राकृतिक कारणों से हुए असंतुलन को पारिस्थितिक तंत्र अन्य भाग में परिवर्तन करके संतुलन कर लेते हैं, लेकिन मानव द्वारा इतना व्यापक परिवर्तन कर दिया गया है कि यह प्रदूषण का रूप ले लिया है। इसका असंतुलन को रोकने के लिए महत्वपूर्ण उपाय निम्नलिखित है। पहला, जीव जंतु एवं पेड़ पौधे का संरक्षण। दूसरा, जैव विविधता वाले क्षेत्र में प्रतिबंध।
तीसरा है वन लकड़ी एवं वन जीव के स्थानीय एवं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर प्रतिबंध। अगला है जीव जंतु एवं पेड़ पौधे के मूल आवास का संरक्षण एवं प्रतिबंध। अगला है वन एवं वन्य जीव संरक्षण के कानून का कड़ाई से पालन। फिर है वृक्षारोपण, फिर है जैविक कृषि, फिर है आपका जनसंख्या नियंत्रण, फिर है आपका प्रदूषण रहित उद्योग की स्थापना, और लास्ट पॉइंट है आम नागरिकों को पारिस्थितिक तंत्र के संरक्षण के प्रति जागरूकता। तो ये बच्चों आपके आज भूगोल के एग्जाम के आंसर शीट थे, आप लोग मिलान कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आज्ञा दीजिए, बाय बाय।